आज 11वीं के अर्थशास्त्र में हम देखेंगे, ये तीसरा क्लास है। इसमें सन 1991 की आर्थिक सुधार में हम देखिए उदारीकरण, और आज देखेंगे उदारीकरण की हानियां। उदारीकरण से देश में बहुत सारा उसको फायदा तो हुआ भी, साथ में बहुत सारे हानियां भी हुई, क्योंकि कोई भी चीज के लाभ होता है, लाभ के साथ साथ में हानि भी होता है। दो पक्ष तो जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिख रहा है तो उसमें हानि भी हमको मिलेगा ही। हानि में हम देखते हैं निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुआ। जितना सोचा गया था, जितना हम अनुमान लगाए थे निर्यात में, उतना ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ है। जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए मुद्रा का, क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन भी करके देखे, उसके बाद भी जितना हमको होना चाहिए उसमें मुनाफा उतना नहीं हुआ। निर्यात अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सका जितना हम अपेक्षा करके रखे थे। दूसरा है आर्थिक विषमता में वृद्धि। आर्थिक विषमता में वृद्धि, क्योंकि जो आर्थिक उदारीकरण की जो समस्या है वो तो हल हुई है, परंतु जो आर्थिक विषमता बोलते हैं कि कोई जगह कोई गरीब तो बहुत गरीब, अमीर तो बहुत अमीर, ये दो भागों में बढ़ गया। अर्थ किसी के हाथ का ये जो उस उद्योग में गया है, जो उसमें पहुंच गया, वो बहुत अधिक तरक्की कर गया, अमीर बन गया, और जो पीछे छूट गया बहुत पीछे छूट गया। तो अर्थव्यवस्था दो तरह के बट के रह गए। तीसरा दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा मुद्रा में हेराफेरी। जो बहुउद्देशीय राज्य है, जो हमने आमंत्रण भेजा, बहुउद्देशीय राज्य मतलब बाहर के बड़े बड़े जो देश है जो अपना पैसा दूसरे देशों में लगा सकता है, तो पहले तो हम लोग उसकी अनुमति नहीं दिए थे। फिर हमने सोचा कि यहाँ की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, अगर हमारे पास उतना पूंजी नहीं है कि बड़े बड़े उद्योग हम स्थापित कर सकें, तो हम विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किए कि आप हमारे देश में पूंजी लगा सकते हैं, उद्योग खड़े कर सकते हैं। इससे हमको हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा, साथ में हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गरीबी दूर होगी। पर इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े जो देश है वो पैसे की हेरा फेरी करने लगे। जो मुद्रा का कीमत ज़्यादा है उसको एक जगह इकट्ठा करके रखने लग गए थे, और उससे गरीब देश जो उससे अनजान थे उसको ज़्यादा नुकसान होने लगा था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है बहुत लाभदायक जो जिस देश की मुद्रा थी उसको छुपा कर रखने लग गए थे, और उससे दूसरे देशों को बहुत नुकसान हो रहा था। आयात निर्यात तो कर रहे थे, विदेशों के साथ हमारा आयात निर्यात का संबंध था, मुद्रा का लेन देन था, परंतु अधिक जिसकी कीमत है उसको छुपा के रखने लग गए थे। समस्याओं का समाधान नहीं, जो समस्या वही का वही, जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो सका, कुछ हुआ परंतु हम जितना सोच के रखे थे, जितना होना था उतना नहीं हो पाया। अगला देखते हैं पांचवा, निजीकरण के दुष्परिणाम। निजीकरण के दुष्परिणाम, निजीकरण उद्योग तो विकास तो किया, परंतु विकास का बहुत हिस्सा अपने पास ही रह गए। गरीब अमीर जो है बहुत अधिक अमीर होते गए, और गरीब बहुत गरीब, क्योंकि तरक्की उन्हीं लोग ने ज्यादा किया जो उसमें अपना पैसा लगाए, और वो अत्यधिक बहुत सारे क्षेत्र है जो उनके कब्जे में हो गया। तो निजीकरण जो है, और जो हमारे देश के जो ज्यादा और कम जो ये भरपाई नहीं कर पाए, अमीरी गरीब का जो फर्क है वो और अधिक बढ़ गया। निजीकरण, आर्थिक मंदी के भीषण दौर से निजीकरण को बढ़ावा मिला। आर्थिक मंदी हम किसको बोलेंगे, जिसमें सामान तो हमारे कम हो गए और कीमत बढ़ने लग गए, सामानों की कमी हो गई, और इससे क्या है, जो पूंजीपति है वो गड़बड़ी फैलाने लगे, और विकसित देशों में बेरोजगारी और बढ़ने लगी। क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को बढ़ावा। क्षेत्रीय आर्थिक विषमता कि जिस क्षेत्र में उद्योग खुल गए, जहाँ पर उद्योग स्थापित हुए, वो क्षेत्र विकसित कर गए, और जो क्षेत्र में उद्योग एक भी नहीं लगा है वो गरीब के गरीब ही बना। तो जहाँ जहाँ उद्योग रखे, जहाँ जहाँ उद्योग का विकास हुआ, वो क्षेत्र बहुत उन्नति करने लग गए, और बाकी क्षेत्र छूटते गए। तो एक ही देश में अलग अलग जगह ये जो विकास है वो अलग तरह के हुआ। जिस
क्षेत्र में कंपनी है, जिस क्षेत्र में उद्योग है वो विकास कर गए, बाकी छूट गए, उस क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं। तो उदारीकरण की हानियां में हम देखेंगे क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को भी बढ़ावा मिला। अब देखते हैं हम आर्थिक नीति की समीक्षा के तथ्य। आर्थिक नीति की फिर समीक्षा, कोई भी तथ्य हम देखें, उदारीकरण के लाभ भी देखें, हानि भी देखें, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में है लाभ है तो हानि होना जरूरी है। अब उसकी समीक्षा, जो आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गलत हुआ सही हुआ, एक समीक्षा करने वाला होता है, उसका तुलना करने वाला का होता है कि हुआ क्या है अब होगा क्या, होना क्या था हुआ क्या, इसकी समीक्षा करते हैं, तुलना करते हैं, उसको देखते हैं। आयात निर्यात, आयात निर्यात वस्तुओं की मात्रा में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, जितना हमको होना चाहिए आयात निर्यात करना चाहिए उतना नहीं हुआ, जितना हम सोचे थे, जितना होना चाहिए, जिन जिन चीजों का होना चाहिए उतना नहीं हुआ, क्योंकि 1998-99 के वर्ष में निर्यात की स्थिति संतोषजनक रही, परंतु आगे देखें तो उसकी तुलना में निर्यात गत वर्ष जो है 5.08 की मात्रा से कम हो गई, तो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुई। आयात निर्यात गत वर्ष की तुलना में यह 9.35% अधिक हुई, मतलब निर्यात में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास आवश्यक है। निर्यात में वृद्धि करने के लिए हमको और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता वहां पड़ती। विकास की धीमी गति, जितना हम सोच के रखे थे कि हम निजीकरण उदारीकरण करेंगे, अपने नियम को कम करेंगे तो देश जो है बहुत अधिक विकास करेगा, परंतु वह विकास की गति जो है धीमी गति से रही, जितना हम विकास करना चाहते थे उतना विकास नहीं हो पाया, वो उद्योग जो है उतना अच्छे से विकास नहीं कर पाया। बड़े उद्योगों को लाभ, उदारीकरण का जो है लाभ सिर्फ बड़े उद्योगों को हुआ, वो अधिक से अधिक उत्पादन किए, विदेशी से पूंजी ऋण में लिए, देशों से जो रियायत मिला वो मिल गया, परंतु जितना होना चाहिए वो जो मध्यम वर्ग छोटे जो उद्योगपति है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा। लाभ किसको हुआ, बड़े उद्योगपति को हुआ, छोटे उद्योगपति और जो हथकरघा के जो लघु कुटीर उद्योग चलाते हैं उनको सबको इसमें हानि पहुंची, क्योंकि वो अधिक से अधिक अमीर बनते गए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उन्हीं को मिला। विदेशी कंपनी से खतरा, ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनी अगर हमारे देश में यहाँ पर आएगा, पैसा लगाएगा, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जैसे अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा करके बैठे थे वैसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि पूर्ण अगर वो यहाँ आकर अपना पैसा लगाएगा, मुद्रा का सहयोग करेगा, कंपनी लगाएगा, तो धीरे धीरे करके वो अपने देश पर ही कब्जा न कर ले, तो विदेशी कंपनी का पूरे हमारे देश में कब्जा ना हो जाए, पूरा बाजार वही लोग ना संभाल ले, इसका भी खतरा बना रहता है। पांचवा है पूंजीवाद की घातक प्रवृत्तियां। पूंजीवाद की घातक प्रवृत्तियां में देखेंगे कि नई नीति में पूंजीवाद का घातक प्रवृत्तियां विकसित हो जाएगी तो भारतीय नागरिकों के लिए दुखदायी सिद्ध होगी। दुखदायी सिद्ध मतलब पूंजीपति जो है और अधिक पूंजीपति बन जाएंगे और गरीब और अधिक गरीब बना रहेगा। विदेशी बीजों पर निर्भर, क्योंकि हम अधिक उत्पादन करने के लिए हरित क्रांति लाए, हरित क्रांति में पेटेंट हमको बीजों का ही रोपण करना है, तो इसके लिए कृषकों को ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि हम विदेश से अगर बीज मंगाएंगे, पेटेंट रहेगा, उसी से हमको उत्पादन करना है, हरित क्रांति करना है, क्योंकि एक बीज वो वहां से बीज आता है, वो बीज उत्पादन अधिक देगा और वो बीज उगेगा ही, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, तो किसानों को कह दिया गया था कि उसको लेना ही पड़ेगा, तो अधिक कीमत पर वो पेटेंट करके वो बेचते थे, तो उनको उसको लेना भी पड़ता था, तो क्या होता था, इसमें जो कृषक है उसको बहुत महंगा पड़ने लग गया था और उसको खरीदना ही है, तो ये विदेशी बीजों पर निर्भरता किसानों पर बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। अब देखते हैं निजीकरण। निजीकरण उसका ही, उदारीकरण का ही एक रूप है कि सरकार ने देखा कि उत्पादन कम हो रहा है सार्वजनिक उद्योग में, तो वो अपना नियम चेंज किए, परिवर्तन किए और कंपनियों को निजीकरण
करते गए। पहले 18 कंपनी को अपने पास रखे, जो नई सुधार किए आर्थिक 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ उसमें 18 कंपनियों को अपने अधीन में रखा। उसके बाद फिर से देखा कि बहुत सारा कंपनी तो उसके पास जा ही नहीं रहा, सरकारी ही रह गया, तो फिर नया नीति बनाए और उसमें 6 को अपने पास में रखे, बाकी कंपनियों को निजी कर दिया। निजीकरण का अर्थ है उत्पादन को बढ़ाना, देश को विकास के राह में आगे बढ़ाना, विकसित करना और बेरोजगारी गरीबी को दूर करना। क्योंकि मुद्रास्फीति भी कम होगा, क्योंकि उत्पादन अधिक होगा, निजीकरण आएगा तो उत्पादन अधिक होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ जो मुद्रास्फीति है, महंगाई की स्थिति है, वो भी दूर होगा। तो निजीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में 18 से कम करके अब केवल 6 को कर दिया है। छठी योजना के अंत तक देश में किए जाने वाले कुल निवेश में सार्वजनिक व्यय का भाग निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक था। अब देखते हैं हम वैश्वीकरण। निजीकरण इतना ही, वैश्वीकरण को समझ जाइए। वैश्वीकरण मतलब विश्व के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के अनेक देशों के साथ में अपना व्यापार संबंध बनाए रखना, सामानों का आदान प्रदान, आयात निर्यात करना, लेन देन करना ही वैश्वीकरण होता है। हम जितने देशों के साथ में अपना व्यापार संबंध बनाते हैं उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण का हम देखते हैं अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभाव में हम देखते हैं कि वैश्वीकरण से अंतरराष्ट्रीय समविभाजन एवं वस्तुओं में आवंटन की कुशलतापूर्वक वृद्धि करके वैश्वीकरण उत्पादन के स्तर को बढ़ाएगा। उत्पादन में वृद्धि होने से देश की रहन सहन में सुधार आएगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, अच्छी चीज़ों का उत्पादन करेंगे तो लोग उसका उपभोग भी करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, पहनने का, खाने का, रहने का, सबका ढंग परिवर्तन होगा। क्योंकि हम पाश्चात्य देशों से तुलना करते हैं तो विकसित देशों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें बहुत अंतर आता है और धीरे धीरे अगर हम दूसरे देशों के साथ में अपना व्यापार संबंध रखते हैं, जो चीज़ यहाँ पर उपयोग नहीं होता दूसरे देशों में होता है, उसको अगर मंगाकर हम अपना उपयोग करें तो उसमें परिवर्तन होता है। हम जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको मंगाकर अपना उसको उपयोग करते हैं और जो हमारे देश में है उसको हम विदेशों में भेजते हैं। तो जिसकी कमी है उसको मंगा लेते हैं तो कमी का कोई अनुभव नहीं होता। प्रतियोगिता के वातावरण में प्रत्येक क्षेत्र की कार्य कुशलता बढ़ेगी, क्योंकि प्रतियोगिता में तभी टिक पाएंगे जब अच्छे सामानों को हम देंगे। अच्छा सामान बनाने की तकनीक और लोग ये सचेत होगा कि हमको विदेशों में टिकना है, इसीलिए हमारे देश में अगर सामान बनेगा तो क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसकी क्वालिटी में तो उसमें हमारे कलाकृति में निखार आएगी, हमारे बनाने के जो तरीका है उसमें सुधार आएगा। तो ये है अनुकूल प्रभाव। अब देखते हैं प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल प्रभाव में देखते हैं वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के रोजगार का वास्तविक मजदूरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जितना हमको मिलना चाहिए यहाँ पर रोजगार उतना रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि विश्व के साथ अगर हम आयात निर्यात कर रहे हैं तो बड़े बड़े मशीनों को मंगाया जा रहा है, बड़े बड़े मशीन यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का काम एक मशीन कर दे रहा है। तो मशीन करने से बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार से मुक्ति मिल रही है और वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। जितना बहुत सारे व्यक्ति मिलकर वो कार्य करते थे वो मशीन मिनटों में कर दे रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। ये है प्रतिकूल प्रभाव। अब देखते हैं वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप पूंजी गहन टेक्नोलॉजी में के अपनाए जाने के कारण भी देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से देश में बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति व बड़ी कंपनियों को भी अधिक लाभ मिलता है। छोटे कंपनी और जो कुटीर उद्योग चलाने वाले हैं उसको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता। ये रहा इसका प्रतिकूल प्रभाव। अब ये आर्थिक 1991 की आर्थिक सुधार का जो चैप्टर है आज समाप्त हुआ और इसका क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा।